ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। गुड इवनिंग ऑल। तो इस सेशन में हम बात करने जा रहे हैं जो निमी की ओल्ड बुक है ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी के लिए, उसके अंदर कुछ मॉडल टेस्ट दिए हुए हैं, यानी कि कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं हर यूनिट के आगे। तो हमने पहले भी एक यूनिट के जो फर्स्ट यूनिट हमारी उसके क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो इस सेशन के अंदर हम यूनिट 2 एंड 3 और साथ ही साथ जो हमारी एनएसक्यूएफ है उसके क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि जो थर्ड यूनिट थी निमी बुक के अंदर वो कंबाइन थी। थर्ड यूनिट और जो इंटरप्रेट एनएसक्यू वाली है ना, वो दोनों कंबाइन थी। तो इसलिए हम आज 3 यूनिट डिस्कस करेंगे। टोटल 20 क्वेश्चन है, तो हम इनको बिल्कुल अच्छे से जानेंगे, अच्छे से इनको समझने वाले हैं। तो हो सकता है सेशन थोड़ा लंबा हो। ओके, तो मैं 20 क्वेश्चन है, आपको आंसर भी देना है इसका साथ साथ, और साथ साथ मैं इसका जो थ्योरी है बिहाइंड की वो भी बताऊंगा। ओके, तो मेरा नाम है सचिन सैनी और आप मुझे सर्च कर सकते हो यूट्यूब पर। जस्ट सर्च कीजिए हैशटैग स्किल मास्टर, तो जितनी मेरी वीडियोज हैं वो आपको सर्च में आ जाएंगी। ओके, तो आप वहां से भारत स्किल क्वेश्चन बैंक या फिर जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं हमारे सीआईटीएस एग्जाम के लिए वो सब आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, जो सेकंड यूनिट है उसकी। जो फर्स्ट यूनिट है उसकी वीडियो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं, पहले सेशन हम कंडक्ट कर चुके हैं। तो उसके लिए आप जाइए यूट्यूब चैनल पे, देखिए, आप वो वीडियो भी देख सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी क्या होती है? ऑप्शन है आपके पास, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, इट इज ए आर्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजी, इट इज ए चेंज इन बिहेवियर्स, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी। तो 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, जवाब दीजिए मुझे। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए कि साइकोलॉजी क्या होती है। साइकोलॉजी होती है, साइकोलॉजी इज डिफाइंड एज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस। अब साइकोलॉजी क्या होती है? ये एक साइंटिफिक स्टडी है, ठीक है, जो हमारा साइंस है उसके हिसाब से स्टडी की जाए, किसकी? ह्यूमन माइंड की, या फिर ह्यूमन बिहेवियर की, या फिर मेंटल प्रोसेस की। ठीक है, यानी कि एक मान लो एक इंसान कैसे बिहेव करता है, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा है, कैसे वो चीजों को प्रोसेस करता है, उसका माइंड कैसे कोई कोई काम कर रहा है। तो ये सब क्या होगा? साइकोलॉजी। अगर मान लो हम बात करें कि कुछ सिचुएशन है कि अभी स्टूडेंट्स को कह दिया जाए कि 15 अगस्त से कॉलेजेस ओपन हो रहे हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आपको 14 दिन क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा 15 अगस्त के बाद, ठीक है। तो उसके प्रति वो कैसा बिहेवियर होगा, ठीक है, स्टूडेंट कैसा बिहेव करेंगे, क्या वो रोश में आएंगे, क्या वो उसको एक्सेप्ट करेंगे? तो ये कुछ फंडामेंटल है, ठीक है, कि इस तरह से पहले से इसको क्या करेंगे, जांच लेंगे कि हाँ, पहले ही जांच लेंगे कि बच्चों को अगर ऐसा कहा जाए तो उनका माइंड पे क्या फर्क पड़ेगा, उनका माइंड कैसा सेट है पहले से ही, कि अगर हम बाहर कोरोना में जाते तो क्या हमें भी कोरोना हो जाएगा ना, हम भी बीमार हो जाएंगे। तो ये चीज, उस चीज को पहले से ही जांच लेना क्या होगा, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ओके, तो ये चीज हुई साइकोलॉजी, ठीक है। सिंपल सी बात, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है? किसी भी इंसान के बिहेवियर को, उसके मेंटल प्रोसेस को साइंटिफिक तरीके से स्टडी करना, जांच करना साइकोलॉजी कहलाता है। ओके, तो इसी तरह हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा? व्हाट इज साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड, ठीक है, इंसान के दिमाग की स्टडी करना साइकोलॉजी कहलाता है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज मीन्ड बाय एजुकेशनल साइकोलॉजी? अब एजुकेशनल साइकोलॉजी का क्या मतलब है? साइकोलॉजी तो मैंने बता दिया आपको, लेकिन एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? तो ऑप्शन है आपके पास, इट इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड फिजिक्स साइकोलॉजी, इट इज साइंस ऑफ एजुकेशन, इट इज ए ब्रांच ऑफ फिलोसफी, और फोर्थ ऑप्शन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड। तो 10 सेकंड का टाइम है अभी भी आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, कुछ कुछ कह रहे हैं इट इज ए साइंस ऑफ एजुकेशन, और कुछ कुछ जो हमारे राइट आंसर है वो भी आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इट इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके, इट इज द ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। हाउ, कैसे, क्या हुआ इसका मतलब? देखिए यहाँ पे एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होता है? एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नथिंग बट वन ऑफ ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी।
अब देखिए जैसे हम बात करते हैं सिविल सॉरी इंजीनियरिंग की, ठीक है, हम अभियंता की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं। तो देखिए अब इंजीनियर के अंदर ऐसा तो है नहीं कि एक ही बंदा सारे काम कर देगा, उसकी अलग अलग ब्रांचेस बनी हुई है ना, कि जैसे ये सिविल इंजीनियर भैया बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करेगा, ये मैकेनिकल इंजीनियर ये मशीन बनाएगा, या फिर जो आपकी मैकेनिकल स्ट्रक्चर वो बनाएगा, या फिर जो गाड़ियां हैं वो बनाएगा, व्हीकल्स बनाएगा, या फिर हम बात करें सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का क्या काम है, सॉफ्टवेयर डिजाइन करना या सॉफ्टवेयर बनाना, सिंपल सी बात। तो ये अलग अलग ब्रांच होगी ना इंजीनियरिंग की। तो इसी तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी भी एक ब्रांच है किसकी, साइकोलॉजी की। अब इसमें हम क्या देखते हैं, अब इसमें देखते हैं कि भैया स्टडी से रिलेटेड कैसा बिहेव करता है, ठीक है। अब कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए स्टडी के लिए, ट्रेनिंग के लिए कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, या फिर स्टडी किस किस तरह से हो सकती है, तो ये सब किस में आएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी में। सीधी सी बात, जहां आपकी बात की जाए पढ़ाई की और साइकोलॉजी की, तो क्या होगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो इसी तरह हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इट इज वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। आंसर तो क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप आंसर दे दोगे, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, What is the name of domain under which learner development, nature and law of learning comes? एक बार और रिपीट करता हूँ, What is the name of domain? उस डोमेन का नाम क्या है, अंडर विच लर्नर डेवलपमेंट नेचर, जिसके तहत जो लर्नर है जो पढ़ाई कर रहा है उसका जो डेवलपमेंट नेचर है और उसके लॉ ऑफ लर्निंग कम आते हैं, ठीक है। जो लॉ ऑफ लर्निंग है ना वो किस डोमेन के अंदर आते हैं, ये हमसे पूछा गया, उस डोमेन का नाम पूछा गया। ऑप्शन दिए गए आपके पास, साइकोलॉजी, फिलोसफी, टेक्निक्स ऑफ लर्निंग और एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, आंसर दीजिए। ओके, तो यहाँ भी कुछ कुछ आंसर्स गलत हैं, कुछ कुछ आंसर सही हैं। कुछ कह रहे हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी उस डोमेन का नेम होगा, कुछ कह रहे हैं कि जो हमारी साइकोलॉजी है उसका ही नेम होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, राइट आंसर आएगा टेक्निक्स ऑफ लर्निंग, ठीक है। टेक्निक्स ऑफ लर्निंग इसका राइट आंसर आएगा, लेकिन कैसे, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझिए। व्हाट इज द नेम ऑफ डोमेन अंडर विच लर्नर डेवलपमेंट नेचर एंड लॉ ऑफ लर्निंग कम। अब लॉ ऑफ लर्निंग किस लिए काम आती है हमारे, कि भैया किस तरह से कोई इंसान सीखता है, किस तरह से चीजों को वो अपना पाता है, किस तरह से उनको समझ पाता है, किस तरह से एक अच्छे तरीके से वो लर्न कर पाता है, समझ पाता है। तो ये लॉ ऑफ लर्निंग हुई ना। अब साइकोलॉजी हमें बता दिया क्या होती है। अब ह्यूमन को, जो ह्यूमन बिहेवियर है उसको रिसर्च करना, उसको देखना समझना क्या होता है, साइकोलॉजी होती है, ठीक है। फिलोसफी क्या होती है, दर्शन होता है किसी चीज के बारे में देखना, ये फिलोसफी हो गई। देन एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या होगी, अब एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या हुई, एक फिलोसफी की एक ब्रांच हुई ना। अब ये थोड़ी ना कि वो एक डोमेन बन गया, ठीक है। तो सिंपल सा आंसर क्या आ जाएगा, टेक्निक्स ऑफ लर्निंग। कि एक टेक्निक्स ऑफ लर्निंग के अंदर क्या क्या आता है, डेवलपमेंट नेचर, कैसे किसी के नेचर को डेवलपमेंट किया जा सकता है, ठीक है। जो हमारी लॉ ऑफ लर्निंग बना दी कि भैया इस तरह से ये कुछ लॉ है, ये रूल है कुछ, कि इस तरह से इंसान सीखता है, इस तरह से स्टूडेंट सीखते हैं, इस तरह से अडल्ट सीखते हैं, ठीक है। या फिर बात करें हम जो बच्चे इस तरह से सीखते हैं, तो ये लॉ ऑफ लर्निंग के अंदर आ जाएगा। सिंपल सी बात, टेक्निक्स ऑफ लर्निंग। ओके, तो क्या हुआ, टेक्निक्स ऑफ लर्निंग एक डोमेन है जिसके अंदर डेवलपमेंट नेचर और लॉ ऑफ लर्निंग आते हैं, ठीक है। ये आपने याद रखना, क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, आंसर सेम रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रिंसिपल क्रिएट क्यूरियोसिटी अमंग द लर्नर्स। अब आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग है कि कुछ सिद्धांत बना दिए किस तरह से बच्चे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके अंदर से पूछा गया कौन सा सिद्धांत, कौन सा प्रिंसिपल क्यूरियोसिटी बढ़ाता है लर्नर्स के अंदर, ठीक है, उत्तेजना बढ़ाता है। तो आपके पास ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, या फिर प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, तो देखिए साइकोलॉजी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं काफी कंफ्यूज हैं। ओके, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। तो इनमें क्या है, अब देखिए अब क्या करोगे, क्यूरियोसिटी क्या होती है, एक तरह का इंटरेस्ट ही होता है ना, कि हाँ किसी चीज के अंदर उत्तेजना पैदा करने किसी चीज के लिए, ठीक है, लर्नर्स के लिए।
तो आप यहाँ चूज करोगे इंटरेस्ट, लेकिन हमारा राइट आंसर क्या आएगा? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या होता है? क्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर लर्निंग। अब कोई क्यूरियोसिटी बना रहे हो, इंटरेस्ट पैदा कर रहे हो, तो क्या कहलाता है? मोटिवेशन कहलाता है। ठीक है, कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था, किसी चीज के लिए क्यूरियोसिटी को बढ़ाना, उसकी उत्तेजना को बढ़ाना। जैसे मान लो हमारा टॉपिक है सिविल इंजीनियरिंग का, कि भैया हमने देखना है ताजमहल कैसे बनाते हैं। तो ताजमहल बनाने के लिए मैं बताने जा रहा हूँ, लेकिन उसको पहले दिखाऊंगा ना। अब ऐसा नहीं है कि सबको पता होगा कि उस चीज के बारे में, जो उसके फैक्ट हैं उन सभी ने देखा होगा, समहाउ सुना होगा, लेकिन उतना उस चीज के बारे में नहीं पता होगा। तो अब मैं क्या करूंगा? मैंने ताजमहल का मॉडल बना दिया। मॉडल आप सबको पता है ना, एक टीचिंग एड होता है 3D, जिसकी 3 डायमेंशन होती है। ठीक है, मॉडल बना दिया, बच्चों को शो किया, देखो बेटा ये गेट लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, ये पत्थर यूज किया गया है, ऐसे ये कुंबद बने हुए हैं। तो ये चीज आप सब दिखाओगे, ऐसा इसका डिजाइन है, ऐसा इसका एस्पेक्ट है, इसका ऐसा प्रोस्पेक्ट है, साइड से देखे तो कैसा दिखता है, अगर इसका सेक्शन काटे तो बीच में से हमें क्या दिखेगा। तो ये चीज आप उनको बता रहे हो, तो क्या होगा? उनका इंटरेस्ट क्रिएट होगा ना। अब उसके बारे में जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ेगी, उत्तेजना बढ़ेगी। फिर आप देखेंगे कि हाँ भैया, ताजमहल अगर मैंने दूसरा बनाना है तो ऐसा बनाना है, ये पहले वाला बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बनाया था शाहजहां ने, बनवाया था आई मीन, तो मेरे को भी ऐसा ही बनाना है। क्या होगा? क्यूरियोसिटी बढ़ेगी ना, मोटिवेशन आएगा कि हाँ मुझे भी बनाना, बहुत अच्छा बना है। तो इस तरह से क्या हुआ? तो क्वेश्चन हमारा यही है ना, विच प्रिंसिपल क्रिएट क्यूरियोसिटी? तो क्यूरियोसिटी कौन बढ़ाता है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना इंटरेस्ट और मोटिवेशन के अंदर। सिंपल याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन ही क्यूरियोसिटी बढ़ाता है, हमारी उत्तेजना बढ़ाता है किसी चीज के लिए। ओके, ये क्लियर हो गया होगा? अगर नहीं क्लियर हुआ, बुक नोटबुक उठा लीजिए, लिख लीजिए, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन क्या आएगा इसके अंदर? क्रिएशन ऑफ क्यूरियोसिटी या फिर इंक्रीजिंग ऑफ क्यूरियोसिटी। उत्तेजना को बढ़ाना किसका काम है? प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन का। ओके, याद रखना आप सबने ये। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, what is the name that every teacher has a certain time bound objective and hence teaching should be systematic to make optimum use of resources within the time limit? क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। what is the name of that every teacher has certain time बाउंड ऑब्जेक्टिव? अब उस चीज का क्या नाम है, उस उद्देश्य का क्या नाम है जिसमें कुछ टाइम बाउंड होगा, मतलब टाइम की पाबंदी होगी उस चीज के अंदर। ठीक है, इसलिए टीचर को सिस्टमेटिक तौर पे सभी चीजों को बनाना पड़ता है जो जो उसके पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। ऐसा कुछ क्वेश्चन हमारे पास। तो ऑप्शन है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल ऑफ डिफाइंड एम। तो 10 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिए। ओके, टाइम आपका पूरा हुआ। तो देखिए काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझते हैं। व्हाट इज द नेम दैट एवरी टीचर हैज सर्टेन टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव? यहां तक कुछ समझ नहीं आया। एंड हेंस टीचिंग शुड बी सिस्टमेटिक टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज विद इन द टाइम लिमिट। अब आपको इससे क्या समझ आ रहा है? भले ही आपने साइकोलॉजी में इतना नहीं पढ़ा, ठीक है, साइकोलॉजी आपके समझ नहीं आती, तो भैया बाकी चीजों से रिलेट करना सीखो। अब मैम ने आपको करवाया था कि हमने कैसे प्लानिंग करनी है, ठीक है, हमने लेसन प्लान बनाना है, उसमें कैसे प्लान करने हैं। अब जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्स है, मान लीजिए मेरे पास मशीन्स हैं, कौन कौन सी मशीन्स हैं, ठीक है, वो मैं देखूंगा डेमोन्स्ट्रेट के टाइम। अब मैंने लेक्चर डिलीवर करना है, उसमें देखूंगा भैया मेरे पास ओवरहेड प्रोजेक्टर है या फिर एलसीडी प्रोजेक्टर है या फिर ब्लैक बोर्ड है, चार्ट बोर्ड है, क्या है मेरे पास, देखूंगा ना। उसके हिसाब से देखूंगा कि अगर मान लो इतना मैं पीपीटी के अंदर ऐड कर दूं कि 45 मिनट में बोलूं, ठीक है, 45 मिनट बोलूं, 1 घंटे तक मैं बोलूं, तो कितना मेरे पास मटेरियल होना चाहिए। तो वो किस में आएगा? कौन से प्रिंसिपल आएगा? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग में, क्योंकि हम प्लान करें ना। आपको पता है कि 1 घंटे से ज्यादा पढ़ाओगे बच्चे को तो बच्चे बोर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है? प्लान कर लेना है पहले ही कि हाँ भैया ये मेरा लेसन है, इतने देर में पढ़ाऊंगा, ये चीज पढ़ाऊंगा, और पहले ही आपने प्रैक्टिस कर ली। आपने थोड़ा बोल के देखा कि हाँ 1 घंटा मैंने बोल के देखा, सही जा रहा है भैया, बिल्कुल सही, 1 घंटे के अंदर पूरा सही करवा दूंगा। अगर बहुत अच्छे से मैं समझाऊं, बहुत आराम आराम से समझाऊं,
तो भी 1 घंटे में मैं कर लूंगा। तो क्या हुआ, प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग हुआ ना। तो प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग आपका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो सिंपल सी बात, आपने क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन को दूसरी चीजों से रिलेट करना है। और जितने भी हमारी ट्रेनिंग मैथोलॉजी है ना, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग है, इसमें क्या है, हर चीज एक दूसरे से रिलेट है। हालांकि पूरी दुनिया में ही हर चीज एक दूसरे से रिलेट करती है, लेकिन हमारी जो बुक है ट्रेनिंग मैथोलॉजी, उसके अंदर आप देखिए हर चीज एक दूसरे से रिलेट कर रही है। ठीक है, तो उसको थोड़ा समझना जरूरी है। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट शुड बी डन टू सस्टेन इंटरेस्ट फॉर कंटिन्यूस लर्निंग आफ्टर मोटिवेशन। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, अब कौन सी चीज ऐसी करनी चाहिए जो मोटिवेशन को बनाए रखें। ठीक है, उस इंटरेस्ट को बनाए रखें किसी को मोटिवेशन देने के बाद। आपने बच्चों को मोटिवेट किया, उसके बाद उस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए कौन सी चीज करनी चाहिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, बी इम्पार्शियल इन जजमेंट, रिपीटेशन, रिवीजन, कंटिन्यूस एवेल्युएशन। तो जवाब दीजिए। ओके, तो टाइम आपका पूरा हो 10 सेकंड का। तो राइट आंसर क्या आएगा इसका, काफी अलग अलग क्वेश्चन, कोई बता रहा है ए बता रहा है, कोई बी बता रहा है, कोई सी बता रहा है, कोई डी बता रहा है। तो देखिए राइट आंसर इसका आएगा बी इम्पार्शियल इन जजमेंट। तो क्वेश्चन में कहा गया है अपने स्टूडेंट को मोटिवेट कर दिया पढ़ने के लिए। ठीक है, अब उस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए हमें कौन सी चीज करनी चाहिए। अगर मान लो अगर आप इम्पार्शियलिटी करोगे, ठीक है, एक बच्चों को कहोगे तुम बहुत अच्छे हो, ठीक है, तुम आगे जाओगे, दूसरे को कहो तुमसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, तुम रहने दो, अब जो आप सीआईटीएस करो इसको छोड़ दो, तो ये चीज गलत है ना। या फिर मान लो कि एक को ज्यादा नंबर दे रहे हो, दूसरे को नंबर कम दे रहे हो, किया दोनों ने सेम है, तो ये इम्पार्शियलिटी हो गई कि मतलब एक को ज्यादा फेवर करना, एक का फेवर नहीं करना, तो ये चीज हमने नहीं करनी। तो सिंपल सी बात, अगर मान लो आप ऑप्शन देखते हैं हम, ठीक है, ऑप्शन देख रहे हैं हम, मान लो कि आपने इंटरेस्ट बनाए रखना है किसी चीज का, तो अगर मान लो रिपीटेशन कर रहे हो, तो क्या ये सही तरीका है? नहीं। अगर बारी बारी एक चीज बताई जाए तो बच्चे बोर हो जाएंगे। क्या आप रिवीजन करने से मोटिवेशन बना सकते हो? नहीं। रिवीजन तो आप सब्जेक्ट का करोगे ना, रिवीजन करने से कौन सा उस मोटिवेशन हो जाए, बच्चे तो बोर हो जाएंगे एक ही एक चीज पढ़ के बारी बारी। अगर मान लो आप पढ़ा रहे हो उनको मैस्लो हिरकरी ऑफ नीड, या फिर आप जो नीड, हाँ, जो अनुक्रम है नीड्स का, वो पढ़ा रहे हो, आपने पीपीटी बनाई, उसके अंदर 5 फोटो ऐड कर दी, 5 अलग अलग फोटो ऐड कर दी, सेम चीज की मैस्लो हिरकरी ऑफ नीड की 5 फोटो ऐड कर दी, उसी चीज को आप पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, पढ़ाए जा रहे हो, क्या मतलब बनता है इसका? इस रिवीजन से क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ ना, बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ। अगर उनको समझ आना होगा तो पहली बार में ही आएगा। ठीक है, जब वो उसको बाद में देखेंगे चीज को, हाँ सर ने इस चीज के बारे में ऐसे बताया था, तो ये सही हो गया। ठीक है, अब फिर भी उनको कोई डाउट है तो डाउट सेशन में आएंगे ना कि हाँ ये डाउट सेशन है, इसके अंदर आपका कोई डाउट आप क्लियर कर सकते हो, छोटी मोटी चीज होगी आप क्लियर कर दोगे। लेकिन एक ही चीज का बारी बारी रिवीजन कराए जाओ, एक ही क्लास के अंदर आप एक चीज को बारी बारी बोले जाओ, 5 बार 6 बार बोले जाओ, तो क्या होगा? उससे बच्चे बोर होंगे ना, बच्चों का इंटरेस्ट कम होगा। तो रिवीजन भी नहीं करवानी चाहिए एक ही चीज की। रिवीजन जरूरी है। मान लीजिए कि आपने पूरा सब सिलेबस कवर करवा दिया, लास्ट के 3 वीक में या 2 वीक में आपको सबको पता है कि रिवीजन के लिए हमें टाइम मिलता है, उसके अंदर आप रिवीजन करवाइए, बिल्कुल करवाइए, या फिर वीकली टेस्ट लीजिए, वो भी रिवीजन हो सकती है। लेकिन एक ही क्लास को, एक ही चीज को एक ही क्लास में या लगातार 2-3 क्लास में आप बोलोगे तो बच्चे बोर होंगे, उनका टाइम वेस्ट होगा और कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज। एंड देन कंटिन्यूस इवेल्युएशन। अब इवेल्युएशन जरूरी है, लेकिन इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए थोड़ी ना है। इवेल्युएशन इसलिए जरूरी है कि हाँ भाई तुम्हें आगे बढ़ना है, ठीक है, लेकिन इवेल्युएशन क्या होगा, अब तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम इससे ज्यादा अच्छा करो, ठीक है, ये होगा। लेकिन ये थोड़ी ना कि मोटिवेशन बनाए रखेगा। अगर मान लो तुमने इम्पार्शियलिटी कर दी, ठीक है, पार्शियलिटी आपने कर दी कि भैया तेरे कम नंबर दूंगा मैं, तुझे तुझे ज्यादा दूंगा, इसका फेवर कम किया, कि मान लो मैंने प्रीति मैम का फेवर ज्यादा किया और जो मेरा फ्रेंड है उसका मैंने जो फेवर है वो कम किया, तो क्या होगा? यही होगा ना कि हमें नहीं पढ़ना इस सर के साथ, ये तो हम हमारा फेवर ही नहीं करता, मैम का ये ज्यादा फेवर करता है, तो क्या होगा? जो मोटिवेशन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ भी लिखा हुआ है, आप बुक में भी पढ़ सकते हो, सस्टेनिंग इंटरेस्ट फॉर कंटिन्यूस लर्निंग। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? बी इम्पार्शियल इन हिज जजमेंट। अब जजमेंट अगर आप कर रहे हो, कोई चीज अगर मान किसी का फेवर कर रहे हो, तो इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, ठीक है, पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, किसी का ज्यादा फेवर करना, किसी का कम करना, ये चीज गलत है, ठीक है। तो ये भी आप पढ़ सकते हो, पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा। देन क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू कॉल द पावर ऑफ ए पर्सन टू अचीव डेस्टिनेशन सक्सेसफुली। देखिए, उस ताकत को, उस पावर को क्या कहेंगे? एक इंसान किसी अपने लक्ष्य पे पहुंचता है सक्सेसफुली, ठीक है, सफलतापूर्ण किसी लक्ष्य पे पहुंच रहा है, तो उस पावर को क्या कहेंगे? ए लर्निंग, फीलिंग, इंटेलिजेंस और डी एप्टीट्यूड। जवाब दीजिए। ओके, तो टाइम आपका पूरा हुआ। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, व्हाट डू कॉल द पावर ऑफ ए पर्सन। उस किसी व्यक्ति की उस पावर को क्या कहेंगे जो उसको अपने मुकाम तक पहुंचने के लिए, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करती है, उस ताकत को क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए ऑप्शंस को देखते हैं। तो इसमें क्या है, हमें दिया, हमारे पास दिया हुआ है लर्निंग, फीलिंग, इंटेलिजेंस एंड एप्टीट्यूड। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? वो आएगा फीलिंग। अब फीलिंग क्या होती है? फीलिंग एक पावर होती है, ठीक है, आप सबके अंदर फीलिंग्स है ना, बिना फीलिंग्स के तो इंसान इंसान ही नहीं है, वो तो जानवर बन जाएगा, तो या जानवर से भी बदतर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए फीलिंग क्या है? फीलिंग फिजिकल सेंसेशन है जो आपको आपकी बॉडी में एक्सपीरियंस होती हैं, ठीक है, ये इमोशंस होते हैं हमारे, ठीक है। जैसे कि मान लो लव, फियर, एंगर। अगर मान लो कोई आप क्यूट बेबी देखोगे, ठीक है, छोटा सा बेबी है, 5 महीने का, 6 महीने का, उसको देखोगे तो कैसी आपके अंदर फीलिंग आएगी? उसके लिए प्यार भरी आएगी ना, कि हाँ छोटा सा बच्चा है, कितना मासूम सा है, कितना अच्छा है, ये कितना क्यूट है, आप यही कहोगे, प्यार वाली फीलिंग आई उसके लिए, लव वाली फीलिंग आएगी ना। अगर मान लो आप किसी को देखोगे कोई गलत काम कर रहा है, ठीक है, कोई चोरी कर रहा है, तो उसके लिए कैसी फीलिंग आएगी? गुस्से वाली फीलिंग आएगी ना, ठीक है। या फिर मान लो आप सामने खड़े हो, आप रोड से जा रहे हो, सुनसान रोड है, तो क्या होगा? सामने से कोई आपके चाकू लेके खड़ा है, डर वाली फीलिंग आएगी। तो ये फीलिंग्स क्या है? सेंसेशंस है जो हमारी बॉडी के अंदर हमें फील होती है, ठीक है। तो अब ये क्या करती है फीलिंग्स? अगर मान लो आपके पास आपकी कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं, ठीक है, ऐसे कुछ इमोशंस हैं कि मैंने सीआईटीएस पास करना है, और सीआईटीएस पास करना है मैंने इतने अच्छे नंबर से कि मैं टॉप कर जाऊं, ठीक है, मैं कॉलेज टॉप कर जाऊं, ऐसी आपकी फीलिंग्स है। जब तक मान लो आपके अंदर ये फीलिंग्स नहीं आएगी कि मुझे टॉप करना है, तब तक आप मेहनत नहीं करोगे। और तो क्या होगा? जब आप मेहनत करोगे ना, उन उन फीलिंग्स के सहारे कि हाँ मुझे टॉप करना है, टॉप करना है, तब आप अपनी मुकाम पे पहुंच पाओगे। आपका मुकाम क्या है? सीआईटीएस पास करना। तो क्या हुआ? सिंपल सी बात। तो हमारा क्या हुआ क्वेश्चन, हम ये है, उस पावर को क्या कहेंगे जो इंसान को अपनी जो मुकाम है उसका, जो क्या कहते हैं, उसकी जो मंजिल है उसमें पहुंचने में मदद करती है, ठीक है। तो कौन सी फीलिंग हुई? वो कौन सी पावर हुई? फीलिंग, ठीक है। फीलिंग क्या है? एक पावर है। फीलिंग इज ए पावर विच लीड ए पर्सन टू इट्स सक्सेसफुल डेस्टिनेशन, ठीक है, ये आपने याद रखना है। ओके, आई होप सबको समझ आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू लर्न मोर इफेक्टिवली। अब देखिए, लर्न तो सभी करते हैं, सीखते तो सभी हैं, लेकिन वो कौन सी चीज है, वो क्या है, वो कौन सी चीज रिक्वायर्ड है, वो जरूरी है, ठीक है, इफेक्टिव से मतलब बहुत अच्छे से सीखने के लिए, इफेक्टिव तरीके से किसी चीज को सीखने के लिए। ऑप्शन दिए गए आपके पास, बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस, बाय एक्टिविटी, थ्रू ह्यूमन सेंसेस, बाय मोटिवेशन। तो जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, तो टाइम आपका कंप्लीट हुआ। तो देखिए सबका सही आंसर है, सबको पता है। अगर मान लो आपने किसी चीज को इफेक्टिव तरीके से सीखना है, तो क्या करोगे? एक्टिविटी करोगे ना।
मतलब अगर मान लो किसी चीज को आप कर रहे हो, बाय डूइंग आप बहुत ज्यादा सीखते हो ना। मान लो अगर आपने स्टिचिंग करनी है, अगर आपको मैं पढ़ाए जाऊं ऐसे स्टिचिंग करते हैं, ऐसे मशीन को सेट करना है, ऐसे थ्रेड डालनी है, ठीक है, धागा ऐसे लगाना है, जो सुई है उसको कैसे लगाना है, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर मान लो आप उसको प्रैक्टिकली कर ही नहीं रहे हो, ठीक है, कोई एक्टिविटी है ही नहीं आपकी, तो क्या होगा, आप उसको अच्छे से सीख पाओगे? नहीं सीख पाओगे। अगर किसी चीज को अच्छे से सीखना है, लर्न करना है, तो क्या करोगे, आप उसको करोगे ना, प्रैक्टिकली करोगे तभी तो समझ आएगा। तो इसका सिंपल सा आंसर आ जाएगा बाय एक्टिविटी। ओके, तो चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। इन लर्निंग विच इंप्लाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन एंड ईगरनेस। तो ऑप्शन है आपके पास इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, एटीट्यूड एंड रीडीनेस। तो 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, तो टाइम पूरा हुआ आपका। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, इन लर्निंग विच इंप्लाई डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन एंड ईगरनेस। अब अब लर्निंग के अंदर, सीखने के अंदर कौन सी चीज है, कौन सी डिग्री है जो कंसंट्रेशन पैदा करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, रेडीनेस। रेडीनेस कैसे आएगा जी, देखिए, अगर मान लो आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो, सिंपल यहाँ पे एक वर्ड आप देख लीजिए, कंसंट्रेशन। अगर आप कंसंट्रेशन कर रहे हो किसी चीज पे, ध्यान केंद्रित कर रहे हो किसी चीज पे, अपनी पढ़ाई पे कर रहे हो, ठीक है, पढ़ाई पे कर रहे हो, तो आप तभी कर पा रहे हो जब आप तैयार हो उस चीज के लिए, पढ़ाई पे फोकस करने के लिए। जब तक आप तैयार नहीं होगे तो कैसे कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे? क्या आप अपनी बुद्धिमत्ता से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या आप मोटिवेशन से कर पाओगे? मोटिवेशन से आप कर पाओगे, लेकिन मान लो आप तैयार ही नहीं हो पा रहे उस चीज के लिए, तो कैसे करोगे? ठीक है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाओगे। देन एटीट्यूड। एटीट्यूड तो सिंपली यहाँ मैटर ही नहीं करता। देन रेडीनेस। रेडीनेस, अगर आप रेडी हो किसी चीज के लिए तो क्या है, कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे ना। अब मान लो आप क्लास के लिए रेडी नहीं हो, ठीक है, आप बैठे हो कहीं पे, रिक्शा के अंदर बैठे हो, अब क्लास लेने के लिए रेडी नहीं हो। अब आप क्लास ओपन करके तो बैठे हो, लेकिन आपको समझ कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर का शोर भी है, आप तैयार भी नहीं हो क्लास लेने के लिए, क्योंकि जो बाहर की जो चीजें हैं वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है क्लास से, कॉन्सेंट्रेशन आपका नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो ये सिंपल सा आंसर आ जाएगा, रेडीनेस। ओके, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा साइकोलॉजी का, जो साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग है ना, उस चैप्टर से हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन और हम थर्ड यूनिट के अभी करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ जर्नल नॉलेज थ्रू हियरिंग एंड ईयर्स। अब आपसे पूछ रहा है, जो जर्नल नॉलेज है हमारी, या फिर जो जर्नल लर्निंग है, उसमें हम कान से या और ईयर से, ठीक है, सुनने से और हमारे कानों से कितना परसेंट सीख पाते हैं। तो आप सबको पता होना चाहिए कितना परसेंट आप सीख पाते हैं, स्किल बाय डूइंग कितना कर पाते हैं, और जो नॉलेज है कितना सीख पाते हैं। तो परसेंटेज दी गई है यहाँ पे, 13%, 6%, 4% और 3%। 10 सेकंड का टाइम में जवाब दीजिए। ओके, टाइम पूरा हुआ आपका। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, 13, यानी कि 13% जो जर्नल नॉलेज है या जो जर्नल लर्निंग है, वो हम अपने कानों से सीख पाते हैं, ठीक है। तो कैसे, अब यहाँ पे एक आप पिक्चर देख पा रहे हो अपने स्क्रीन पे, कि जर्नल लर्निंग के अंदर और स्किल लर्निंग के अंदर किस चीज से, किस सेंसेशन से हम कितना सीख पाते हैं। तो देखिए, अब मान लो यहाँ पे स्किल लर्निंग के अंदर क्या हुआ कि अगर अगर हम हाथों से 60% सीख पा रहे हैं, अगर हम किसी चीज को अपने हाथों से कर रहे हैं तो उसको ज्यादा सीख पाएंगे ना। और मान लो जनरल नॉलेज की, अब मान लो अगर मैं आपको फोटो नहीं दिखा रहा, ठीक है, मैं आपको फोटो नहीं दिखा रहा, सिंपल बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, बोले जा रहा हूँ, तो क्या होगा, आप उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। आप उसको कितना समझ पाओगे, कितना सीख पाओगे? सिर्फ 13%। उस नॉलेज का सिर्फ 13% आप सीख पाओगे। ओके, लेकिन अगर मैंने आपको फोटो दिखा दी तो आप उसको 75% तक ज्यादा सीख पाओगे, ठीक है, देखने से आप 75% तक उस चीज को सीख पाओगे। तो ये है सेंसेशन के थ्रू आप कितना सीख पाते हो, ठीक है। इसके बाद एक और ग्राफ है, पूरी डिटेल दी हुई है कि जनरल लर्निंग के अंदर और स्किल लर्निंग के अंदर आप कितना कुछ सीख पाते हो। साइड से यानी कि आई से कितना सीख पाते हो, हियरिंग से यानी कि जो आपके कान है उससे कितना सीख पाते हो,
और किसी चीज को टच करके यानी कि हैंड से कितना आप उसको सीख पाते हो। देन आप स्मेल करके किसी चीज को अपनी नाक का यूज करते हुए कितना चीज को सीख पाते हो। एंड देन टेस्ट यानी किसी चीज को टेस्ट करके कितना उसको समझ पाते हो। ओके, तो ये आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी जरूर आएगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट यूनिट की, यूनिट नंबर 3। तो सॉरी, आई थिंक क्वेश्चन काफी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 साइकोलॉजी का यही भी क्वेश्चन नंबर 11, विच प्ले ए मोर इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ऐसी कौन सी चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है इंडिविजुअल यानी कि एक एक व्यक्ति के जो डिफरेंस है उनको पैदा करने में, उनके बीच का जो गैप है उनको पैदा करने में कौन सा मोर इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल पैदा करती है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास एज यानी कि उम्र, हेरिडिटी, उसके बाद इन्वायरमेंट, देन इकोनॉमिक कंडीशन। अब हेरिडिटी में बताऊं एक बायोलॉजिकल आपका कह सकते हो। ठीक है, तो बायोलॉजी से रिलेटेड हेरिडिटी होता है, इन्वायरमेंट आप समझ पाते हो, और इकोनॉमिक कंडीशन पैसे की कंडीशन। तो जवाब दीजिए, 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। ओके, टाइम आपका पूरा हुआ। कुछ कुछ आंसर सही है, कुछ गलत भी हैं। तो इसका हमारा क्या आएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा इन्वायरमेंट। के देखिए कैसे आप यहाँ देख पाते हो, हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या होता है, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब ये हमारा जीन से रिलेटेड है, यानी कि जो पेरेंट्स है हमारे उनके जीन से मिलके जो डिफरेंस पैदा होता है कुछ उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, हम इस पे ज्यादा नहीं जाएंगे, तो हम क्वेश्चन की बात करते हैं। इन्वायरमेंट हमारा यहाँ पे आंसर आएगा, लेकिन ऐसा क्यों, इन्वायरमेंट हैज वेरियस फीचर्स फिजिकल एंड सोशल। सोशल एनवायरनमेंट प्ले ए मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्रिएटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ये तो क्वेश्चन है ना हमारा, विच प्ले ए मोर इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, तो क्या आ जाएगा, एनवायरनमेंट आ गया। ठीक है, सोशल एनवायरनमेंट प्ले ए मोर इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्रिएटिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अब मान लीजिए मैं हूँ हरियाणा से, ठीक है, तो मेरा जो कल्चर है, जो मेरा एनवायरनमेंट है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, अगर आप यूपी से हैं तो आपका जो एनवायरनमेंट है यानी कि जो आपका सोशल एनवायरनमेंट है यानी कि जो आपका कल्चर है वो थोड़ा अलग है। ठीक है, हमसे, तो क्या करता है ये थोड़ी एक दूरी पैदा करता है। वो चीज अलग है कि हम एक दूसरे से सीखते हैं, वो अलग है। ठीक है, लेकिन हमारे जो डिफरेंसेस है वो तो काफी है ना। काफी बार क्या होता है, मेरे फ्रेंड्स मेरे से बात करते हैं और ऐसे वर्ड्स बोलते हैं जो मुझे समझ ही नहीं आते। ठीक है, और काफी जो ऐसे हरियाणवी वर्ड्स हैं जो मैं यूज करता हूँ लेकिन उन्हें समझ नहीं आते। ठीक है, तो ये ऐसे क्या करता है, ज्यादा ये डिस्टेंस क्रिएट करता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट कॉजेज द ट्रेनिंग व्हेन स्टिमुलेशन इम्पार्टेड। अब वो कौन सा कारण है, कौन सी वो प्रतिक्रिया, जी देखिए कौन सा वो कारण है व्हेन ट्रेनिंग स्टार्टिंग स्टिमुलेटिंग इम्पार्टेड। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज द ट्रेनिंग व्हेन स्टिमुलेशन इम्पार्टेड। अब जो स्टिमुलेशन है उत्तेजना पैदा किन कारणों से होती है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास, अराउजिंग डाउट्स, क्रिएटिंग सरप्राइज, रेजिंग ऑब्जेक्टिव, और इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। ओके, 10 सेकंड का टाइम है, जवाब दीजिए मुझे। ओके, तो टाइम आपका पूरा हुआ। अब कौन से ऐसे कारण है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो जो स्टिमुलेशन है उत्तेजना पैदा करने में ट्रेनिंग की मदद करते हैं। ठीक है, कौन सी ऐसी चीज है जो उत्तेजना पैदा करते हैं, क्या कारण है। तो हमारा जो राइट आंसर आएगा वो आएगा इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। लेकिन ये क्यों आएगा, ये देखिए, स्टिमुलेशन ऑफ इंडिपेंडेंट लर्निंग बाय एक्सटेंडिंग द पीरियड्स ऑफ इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। अगर मान लो आप कुछ चीज करवा रहे हो, ठीक है, अब आपने बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया कि ये स्किल ऐसे परफॉर्म करनी है या फिर एक जॉब ऐसे परफॉर्म करनी है, आपने करके दिखा दिया। अब आप उनको थोड़े फ्रीडम दो ना। अगर आप उनको कह दिए ये रहे टूल्स, अब आप इसको कीजिए, ठीक है, इसको प्रैक्टिकली कीजिए आप,
तो क्या होगा, उनके पास थोड़ी फ्रीडम होगी, उत्तेजना पैदा होगी कि हाँ भैया मुझे भी करना है, ये सर ने ऐसे करके बताया तो मेरे को भी ऐसा करना है। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंट एक्टिविटी ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस। उनको पूरी छूट होनी चाहिए, एक्टिविटी के लिए पूरी छूट होनी चाहिए लर्निंग प्रोसेस के दौरान। ओके, तो ये चीज। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए, जो हमारी साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग थी चैप्टर सेकंड यूनिट सेकंड, उसके हमने क्वेश्चन सारे डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड यूनिट है, या फिर हमारी जो इसके साथ साथ 11th यूनिट है करंट के अंदर, इंटरप्रेट एनएसक्यूएफ, उनके क्वेश्चन हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी डोमेन्स आर डिस्क्राइब्ड इन ईच लेवल ऑफ एनएसक्यूएफ। अब एनएसक्यूएफ के अंदर कितने डोमेन होते हैं, मैंने आपको पहले बताया, याद होने चाहिए। बताइए कितने, 3, 4, 5 और 6। ओके, तो सबको पता है राइट आंसर सबका, एनएसक्यूएफ में कितने डोमेन होते हैं, 5। ठीक है, 5 डोमेन होते हैं। कौन कौन से, तो देखिए यहाँ भी आपको साफ साफ दिख रहा है। पहला डोमेन है प्रोसेस रिक्वायर्ड, देन प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल्स एंड देन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो देखिए, अगर हम बात करें लेवल 1 की, तो उसके अंदर कोई प्रोसेस करनी है हमने। जैसे मान लो लेवल 5 की बात करते हैं। लेवल 5 में आपने सीआईटीएस कंप्लीट कर लिया, लेवल 5 में आ गए, अब आपको कोई स्किल परफॉर्म करनी है। अब एक जो यहाँ दिया हुआ प्रोसेस रिक्वायर्ड, कौन सी प्रोसेस रिक्वायर्ड है, प्रोसेस इन चारों से मिलके बना होता है। ठीक है, ये किससे लिंक करता है, इन चारों से लिंक करता है। किससे, प्रोफेशनल नॉलेज से, प्रोफेशनल स्किल से, कोर स्किल से, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो मान लो आपको कह दिया कि आपने एक ड्राइंग शीट बनानी है, और ड्राइंग शीट के अंदर किसकी बनानी है, आपने आपने बनानी है किंग पोस्ट ट्रस्ट की। ठीक है, तो उसके लिए आपको कितनी प्रोफेशनल नॉलेज होनी चाहिए, आपको किंग पोस्ट ट्रस्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए भी, कैसा कैसा होता है वो, कौन कौन सी चीजें होती है उसके अंदर, कितना उसका स्पैन रहता है, ठीक है, कितनी विड्थ रहती है, स्टील स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो ये प्रोफेशनल नॉलेज के अंदर आ जाएगा। अब देन प्रोफेशनल स्किल, आप सबको पता है कि भैया अब ड्राइंग बनानी है, नॉलेज आपको पूरी है उस चीज के बारे में, तब उसको बनाना कैसे है, उसका कैसे सेक्शन दिखाना है, कैसे क्रॉस सेक्शन दिखाना है, कैसे उसका प्लान दिखाना है, तो ये सब चीज प्रोफेशनल स्किल में आ जाएगी। ठीक है, प्रोफेशनल स्किल हमारी अभी तो यही हुई ना कि ड्राइंग बनानी है, तो ड्राइंग बनाने वाली जो स्किल्स है वो आपके पास होनी चाहिए। जो थर्ड है हमारा कोर स्किल्स। अब कोर स्किल्स में क्या क्या आता है, जैसे फॉर इंजीनियरिंग की बात करूं मैं, इंजीनियरिंग जो ट्रेड्स हैं उनके अंदर आएंगी आपकी वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। कैसे, कोर स्किल्स में क्या होता है, जैसे मान लो अब किंग पोस्टर की मैंने बात की, अब मैंने उसका जो स्पैन निकालना है, ठीक है, उस स्पैन के हिसाब से उसकी जो विड्थ है, ऊंचाई कितनी होगी, हाइट कितनी होगी, वो निकालनी है। तो कैसे करूंगा, मैथ के यूज करूंगा ना, वर्कशॉप कैलकुलेशन का यूज करूंगा। तो उसके लिए आपको वर्कशॉप कोर स्किल की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये डिस्क्राइब करता है भी कितनी आपको लेवल 5 के अंदर उस चीज की नॉलेज होनी चाहिए, कितनी लेवल 10 के अंदर आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मान लो आपने कोई, मान लो जैसे अभी ड्राइंग बनानी है, तो उसकी आपकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको कितनी जल्दी कंप्लीट करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं है। ठीक है, आपने सही से बनाया उसको, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी या नहीं है। तो ये अलग अलग लेवल एनएसक्यूएफ के इसको डिस्क्राइब करते हैं। फिर आप लेवल 3 में है तो आपको कुछ ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, लेकिन लेवल 4 या 5 की बात करें तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भैया जो मैं काम कर रहा हूँ वो सही होना चाहिए। तो ये 5 डोमेन है एनएसक्यूएफ के अंदर। ठीक है, कौन कौन से, नोट कीजिए, 5 डोमेन है एनएसक्यूएफ के अंदर। एनएसक्यूएफ बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्वेश्चन भी काफी आएंगे इसमें से, नोट कीजिए। पहला है प्रोसेस रिक्वायर्ड, प्रोफेशनल नॉलेज, प्रोफेशनल स्किल, कोर स्किल, देन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये 5 डोमेन है एनएसक्यूएफ। ओके, तो ये चीज, तो सिंपल आंसर क्या आ जाएगा, सी हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 5 डोमेन है एनएसक्यूएफ के। ओके, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नेम ऑफ द डोमेन इन एनएसक्यूएफ डिस्क्राइब द लर्नर शुड बी एबल टू डू। अब मैंने आपको 5 डोमेन बताए, आपको एक अब क्लियर होना चाहिए क्योंकि मैंने ईच लेवल को, ईच डोमेन को डिस्क्राइब किया है। ठीक है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ डोमेन
इन NSQF डिस्क्राइब द लर्नर शुड बी एबल टू डू। उस चीज को करने के लिए एबल होना चाहिए। कौन से डोमेन में आएगा बताइए मुझे? प्रोसेस में आएगा, कोर स्किल में आएगा, प्रोफेशनल नॉलेज में आएगा या प्रोफेशनल स्किल में आएगा? जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, टाइम पूरा हुआ। तो अभी भी एक दो आंसर्स आपके गलत हैं। तो देखिए हमसे क्या पूछा गया है, उस डोमेन का नाम क्या है NSQF के अंदर जो डिस्क्राइब करता है लर्नर शुड बी एबल टू डू। लर्नर को ये चीज करनी आनी चाहिए। अब जहां भी डू की बात आए तो क्या होगा? स्किल्स आएंगी ना। अब जो आपकी प्रोफेशनल स्किल्स हैं वो यहाँ पे आंसर आ जाएगा। प्रोफेशनल स्किल आपको क्या बताती है? जैसे मैंने आपको अभी बताया था ना, प्रोफेशनल स्किल में कैसे उस चीज को करना है, कितना उसको करना है, कितनी उसकी समझ होनी चाहिए, कितनी उसमें स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सब प्रोफेशनल स्किल के अंदर आएगा। ओके, तो ये चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए कि अगर डू आ जाए तो क्या करना है, या फिर नो आ जाए तो क्या आएगा? प्रोफेशनल नॉलेज आ जाएगी। ठीक है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड कुछ हो तो उसका क्या नाम होगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। सिंपल। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ द ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ द ट्रेड्स लर्निंग आउटकम आर टू बी रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, तो आंसर क्वेश्चन आपका ये है, आंसर सॉरी ऑप्शंस हैं जॉब रोल, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम, जेनरिक लर्निंग आउटकम और असेसमेंट क्राइटेरिया। तो जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, टाइम आपका पूरा हुआ। तो कुछ कुछ आंसर सही है, कुछ कुछ गलत भी है, क्योंकि ये कुछ काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है जो आपको आगे देखने को मिलेंगे 4 5 6। ये भी काफी इससे रिलेटेड और कंफ्यूजिंग भी है। तो देखिए क्वेश्चन को समझिए। हाउ द ट्रेनिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की बात आई, मान लीजिए स्किल की बात हो रही है। ठीक है, परफॉर्मेंस की जहां बात आए, डू की जहां बात आए, डेमोन्स्ट्रेशन की बात जहां आए, किसकी बात हो रही है? स्किल की बात हो रही है। बाय हैंड उसको प्रैक्टिकल करने की बात हो रही है। ठीक है, जो आप प्रैक्टिकल करते हो ना अपनी ट्रेड के अंदर, उसकी बात हो रही है। ठीक है, हाउ द ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इन द ट्रेड्स लर्निंग आउटकम, उस ट्रेड की लर्निंग आउटकम कैसे हम रिकॉग्नाइज करेंगे, कैसे जानेंगे कि जो ट्रेनिंग किसी चीज को कर पा रहा है वो उसके ट्रेनिंग ट्रेड के ट्रेनिंग आउट लर्निंग आउटकम के हिसाब से है। ठीक है, या फिर कौन सी वो चीज है? हमें कैसे पता चलेगा कि मान लो इसने जॉब कर दी, इस लेवल पे इसने जॉब परफॉर्म की है, तो क्या सही किया है नहीं किया उस लेवल के हिसाब से? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? असेसमेंट क्राइटेरिया। क्योंकि असेसमेंट क्राइटेरिया में सब कुछ दिया होता है कि अगर मान लो आपने ये जॉब करनी है ना, जैसे मान लो ड्रा एंड फ्री हैंडबुक स्केचिंग, अपने फ्री हैंड स्केचिंग करनी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए? स्केच हॉरिजेंटल लाइन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अब लेफ्ट साइड से लेके राइट साइड तक हॉरिजेंटल लाइन लगानी आनी चाहिए, वर्टिकल लाइन नीचे की तरफ लगानी आनी चाहिए। ठीक है, अब टेढ़ी लाइनें आनी चाहिए कि भैया फ्री हैंड टेढ़ी लाइन लगानी है मैंने 30 डिग्री के एंगल पे, तो अप्रोक्सीमेट 30 डिग्री के एंगल पे लाइन तो लगाए ना बच्चा वो, तभी होगा ना लर्निंग आउटकम। तो ये सब हमें कहाँ दिया जाता है? असेसमेंट क्राइटेरिया के अंदर। ठीक है, असेसमेंट क्राइटेरिया में सब कुछ दिया होता है कि ये आपका जो परफॉर्मेंस है इतनी होनी चाहिए पास करने के बाद कोई कोर्स को। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नेम ऑफ लर्निंग आउटकम विच इज स्पेसिफिक टू द ट्रेड। अब उस लर्निंग आउटकम का नाम क्या है जो एक स्पेसिफिक रहती है ट्रेड के लिए? तो ऑप्शंस आपके पास, स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम, जेनरिक लर्निंग आउटकम, स्पेशल लर्निंग आउटकम, देन टाइपिकल लर्निंग आउटकम। 10 सेकंड का टाइम आपके पास, जवाब दीजिए। ओके, टाइम आपका कंप्लीट हुआ। तो जैसे मैंने कहा काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आएगा, देखिए हम पहले समझते हैं स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम और जेनरिक लर्निंग आउटकम होता क्या। तो जेनरिक लर्निंग आउटकम किससे रिलेट करता है? लर्निंग आउटकम यूजुअली स्पेसिफिक मोर जनरल एरिया ऑफ लर्निंग। आपकी जो लर्निंग है उस जो जनरल एरिया है, जो लर्निंग का जनरल एरिया है ना, उससे रिलेट करता है।
देन स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम भी रिलेट करता है, लर्निंग आउटकम स्पेसिफिक टू द ट्रेड, ठीक है, एंड मस्ट बी अचीवेबल बाय स्टूडेंट विद द टाइम अवेलेबल। अब मान लो आपके ट्रेड के अंदर जो भी नॉलेज है ना, कोई चीज है तो उसको परफॉर्म करना है गिवन टाइम के अंदर। मान लो आपको कह दिया जाए, जैसे आपके एग्जाम होते हैं, आपको 8 घंटे दिए जाते हैं स्किल को करने के लिए आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर, तो उस टाइम के अंदर आप क्या वो चीज कर पा रहे हो जितनी हमने मांग की है, क्या चीज वो कर पा रहे हो, क्या उतना लर्निंग आउटकम हमें मिल पा रहा है, तो वो क्या होगा, ट्रेड का स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया, वट इज द नेम ऑफ लर्निंग आउटकम विच इज स्पेसिफिक टू द ट्रेड। ओके, तो क्या होगा हमारा स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम। अब हमारी जो बुक के अंदर है वो आंसर रॉन्ग दिया गया है, ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको, वहां बुक के अंदर भी सही कर लीजिएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, विच पार्ट ऑफ द कोर्स आउटलाइन डील विद द फंडामेंटल ऑफ ट्रेनिंग। अब आप सबने कल क्वेश्चन देखा था कि कोर्स आउटलाइन के कितने पार्ट्स होते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछ लिया विच पार्ट ऑफ कोर्स आउटलाइन डील विद द फंडामेंटल ऑफ ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग के फंडामेंटल है उससे कौन सा पार्ट डील करता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, या जो कि हमारा है भी नहीं फोर्थ पार्ट, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड में से जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, तो टाइम आपका पूरा हुआ। देखिए, अब जो फर्स्ट हमारा पार्ट है वो हम जान लेते हैं, राइट आंसर इसका वही आएगा कि फर्स्ट पार्ट हमारा फंडामेंटल ऑफ ट्रेनिंग से डील करता है, ठीक है। ए आउटलाइन ऑफ द कोर्स इज कॉल्ड सिलेबस। अब जो आउटलाइन है कोर्स की उसको सिलेबस कहते हैं, ठीक है। अब उसके अंदर 3 प्रकार के यहाँ पे पार्ट्स होते हैं, ठीक है। द आउटलाइन ऑफ कोर्स आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब 3 पार्ट्स में 3 हिस्सों में किसको डिवाइड कर दिया, हमारे कोर्स आउटलाइन को डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो फर्स्ट है हमारा, जो कि राइट आंसर भी आएगा, वो क्या करता है, ट्रेनिंग शुड डील विद द फंडामेंटल ट्रेनिंग कोर्स कवरली जनरली द 1/6 ऑफ द टोटल ट्रेनिंग पीरियड। तो यही हमारा क्वेश्चन था ना, क्वेश्चन क्या था, यही तो क्वेश्चन था, व्हाट इज द विच पार्ट ऑफ द कोर्स आउटलाइन डील विद द फंडामेंटल ऑफ ट्रेनिंग। फंडामेंटल ऑफ ट्रेनिंग से कौन डील करता है, हमारा फर्स्ट पार्ट, ठीक है, पहला पार्ट डील करता है फंडामेंटल ऑफ ट्रेनिंग से। अब इनके तीनों के बारे में किसी और दिन जानेंगे, क्योंकि अभी मैं डिस्कस करने बैठूंगा तो सेशन काफी लंबा हो जाएगा। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये याद रख लीजिएगा कि जो फंडामेंटल ट्रेनिंग है ना, जो ट्रेनिंग के फंडामेंटल है वो फर्स्ट पार्ट में डील करता है। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ये सब, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ एनालाइजिंग द सिलेबस। अब सिलेबस को एनालाइज करने की जरूरत ही क्यों है हमें, ये भी क्वेश्चन काफी बार देखा जा चुका है। तो ऑप्शन आपके पास, टू टीच फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, टू टीच फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, टू टीच फ्रॉम एवरेज टू सिंपल, और टू टीच फ्रॉम एवरेज टू कॉम्प्लेक्स। जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास। ओके, टाइम आपका पूरा हुआ। तो सिंपल सा आंसर है, सबको पता है सिलेबस को एनालाइज की जरूरत क्यों है, ताकि हम जो जो सिंपल चीजें हैं वो पहले करवा सके। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, मेरी ट्रेड है ड्राफ्टमैन सिविल, मुझे पहले बनानी है ड्राइंग, लेकिन ड्राइंग को कैसे बनाते हैं वो सीखूंगा ना। पहले मैं जानूंगा पेंसिल के कितने प्रकार होते हैं, फिर जानूंगा उन पेंसिल से कौन कौन सी लाइनें लगाई जा सकती हैं, कितनी मोटी मैं लाइन लगा सकता हूँ उससे, ठीक है। उसके बाद मैं जानूंगा लाइन के प्रकार कौन से होते हैं, कौन कौन सी लाइन्स होती हैं। तो ये सब जानने के बाद ही तो मैं बड़ी बड़ी ड्राइंग बना पाऊंगा ना। तो सिंपल सी बात, एनालाइज करना इसलिए जरूरी है सिलेबस को, कि जो सिंपल चीजें हैं वो आप पहले कराओ, और जो डिफिकल्ट है, कॉम्प्लेक्स यानी कि जो डिफिकल्ट चीजें हैं उनको आप बाद में कराओ, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। सिलेबस इसीलिए एनालाइज किया जाता है ताकि जो मान लो कोई सिंपल चीज है वो पहले करा सको, जो डिफिकल्ट है या कॉम्प्लेक्स है उनको बाद में करा सको। कॉम्प्लेक्स आप जटिल कह सकते हो, जो जटिल चीजें हैं वो आप बाद में कराइए। तो इसमें एक चीज ये भी आती है कि मान लो आपको तो दिया होता है कि पर वीक हमें ऐसे काम करना है, एक इस वीक में क्या काम करना है, इस वीक में क्या काम करना है, तो हम तो पहले उसमें बंधे हुए हैं कि इस वीक में ये करवाना है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, जो हमारा सिलेबस है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। अभी जवाब दीजिए, 15 सेकंड दे रहा हूं मैं आपको।
जो हमारा सिलेबस को इम्प्लीमेंटेशन कौन करता है? ओके, कुछ कुछ सही भी है। तो देखिए बिल्कुल राइट आंसर दिया है आपने। क्या हुआ इसमें, जो सिलेबस को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? एक इंस्ट्रक्टर ही तो उसको इम्प्लीमेंट करेगा ना। मान लो डीजीटी ने बनवा दिया, ठीक है, सी स्टार आई को बोला, सी स्टार आई ने बना के दे दिया सिलेबस, डीजीटी ने लॉन्च कर दिया, उसको मान्यता दे दी कि हाँ भैया ये सिलेबस है तुम्हारे ड्राफ्टमैन सिविल ट्रेड के लिए, इसको तुम पढ़ाओ। अब काम किसका रह गया? क्या प्रिंसिपल आएगा क्या उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? नहीं आएगा। क्या डीजीटी का कोई ऑफिसर आएगा? नहीं आएगा। अब उसको क्लास में कौन पढ़ाएगा? ठीक है, कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा, कौन लागू करेगा उसको? तो वो काम इंस्ट्रक्टर का बनता है। इंस्ट्रक्टर क्या करेगा? इंस्ट्रक्टर उसको इम्प्लीमेंट करेगा। तो इम्प्लीमेंट करने के अंदर मान लो कोई आपको लगता है कि ये चीज मैं पहले करवाऊं तो बच्चों के लिए आसानी रहेगी, और इस चीज को आपको बाद में कराऊं, भले ही वो फर्स्ट वीक के अंदर है, ठीक है, फर्स्ट वीक में दी हुई है, लेकिन आप समझते हैं अगर मैं इसको थर्ड वीक में कराऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आपने पहले ही एनालाइज कर लेना उस चीज को कि जो सिंपल चीजें हैं वो मैं पहले करवाऊं, और जो कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, जटिल चीजें हैं या डिफिकल्ट चीजें हैं वो मैं बाद में करवाऊं। तो ये चीज, ठीक है, ये जरूरी है सिलेबस को एनालाइज करना। ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज और पता चल गई कि जो क्वेश्चन नहीं दिया गया, लेकिन हमारा जो सिलेबस है उसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? एक इंस्ट्रक्टर उसको इम्प्लीमेंट करता है। बनाता कौन है? ट्रेड एक्सपर्ट। नोट कर लीजिए, ट्रेड एक्सपर्ट उसको बनाता है। ठीक है, ट्रेड एक्सपर्ट कौन होते हैं? जो हमारे आईटीआई के वोकेशनल इंस्ट्रक्टर वो हो सकते हैं, हमारे जो ट्रेनिंग ऑफिसर हैं वो हो सकते हैं। उनका वो अलग अलग अपने सुझाव देंगे कि ये चीजें होंगी। ट्रेड एक्सपर्ट सिलेबस को बनाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, ट्रेड एक्सपर्ट सिलेबस को बनाएगा, देन उसको क्या करते हैं? बनवाएगा कौन? डीजीटी उसको बनवाएगा। डीजीटी ने ऑर्डर किया है ना सी स्टार आई को, तो अब सी स्टार आई इसमें क्या हुआ? एक मीडियम हुआ, एक माध्यम हुआ। ठीक है, सी स्टार आई सिर्फ एक माध्यम है। ठीक है, यानी कि देखिए ये कौन है? ट्रेड एक्सपर्ट है। ठीक है, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं लेकिन फिर भी ट्रेड एक्सपर्ट है ये, जो आईटीआई के अंदर या सीटीआई के अंदर है। ये डीजीटी हो गया हमारा। तो डीजीटी ने बोला है सी स्टार आई को कि भैया सिलेबस बनाइए। ठीक है, तो क्या हुआ? डीजीटी ने सी स्टार आई को बोला, सी स्टार आई ने ट्रेड एक्सपर्ट को बोला। अब बनाया किसने? ट्रेड एक्सपर्ट ने। ठीक है, कौन हुए ट्रेड एक्सपर्ट? जो हमारे वोकेशनल इंस्ट्रक्टर है या फिर जो ट्रेनिंग ऑफिसर्स हैं एनएसटीआई के अंदर या आईटीआई के अंदर, वो ट्रेड एक्सपर्ट हुए। ठीक है, अपने ट्रेड का तो आप ही बताओगे ना, सी स्टार आई थोड़ी बताएगा क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना, तो आप उनको रेकमेंड करोगे। जब वो बना दिया तो क्या हुआ? ट्रेड एक्सपर्ट ने किसको दिया? सी स्टार आई को दिया। सी स्टार आई ने किसको दिया? डीजीटी को दिया। अब डीजीटी की जब मीटिंग होगी, जब सभी वहां पे बैठे होंगे, मीटिंग के अंदर काउंसिल के अंदर सभी बैठे होंगे कि ये सिलेबस बना दिया, क्या इसको लागू कर दिया जाना चाहिए? मान लो इंडस्ट्री वाले आ रहे हैं, इंडस्ट्री वाले कहेंगे ये चीज तो पुरानी हो चुकी है, इसको रिमूव कीजिए, तो वो चीजें निकाल दी जाएंगी। अब इंडस्ट्री वाले कह रहे हैं नई मशीन आई है उसको ऐड कीजिए, तो वो चीजें ऐड कर दी जाएंगी। ठीक है, इस तरह से सिलेबस बनता है। ठीक है, ये चीज आपको बता दी। अब उसके बाद क्या कौन इंप्लीमेंट कराएगा? हमारा जो इंस्ट्रक्टर है वो इंप्लीमेंट करवाएगा। बनाएगा कौन? ट्रेड एक्सपर्ट बनाएगा। बनवाएगा कौन? डीजीटी बनाएगा। सी स्टार आई का क्या काम है? वो एक मीडियम है। ठीक है, डीजीटी और ट्रेड एक्सपर्ट के बीच का मीडियम कौन हुआ? हमारा सी स्टार आई। ओके, तो इस चीज को नोट कर लीजिए किसी कोने के अंदर, बहुत जरूरी है ये चीज। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसी क्वेश्चन के अंदर मैंने एक और क्वेश्चन निकाल दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, ये हमारा आंसर रहा, आंसर तो दिखाया नहीं आपको, खैर। तो क्वेश्चन नंबर 7, which learning evaluation is often utilized during the evaluation phase of the AD process? अब आपको पता है किर्कपैट्रिक का इवैल्यूएशन मॉडल है, साइन गैस्टलेट का इवैल्यूएशन मॉडल है, कॉलर का इवैल्यूएशन मॉडल है, देन पैरेलल जो था उसका इवैल्यूएशन मॉडल बनाया हुआ है। लेकिन जो एडी है उसके हमारे इवैल्यूएशन फेज के अंदर, आप सबको पता है ना एडी के अलग अलग फेज होते हैं, एनालाइज डिजाइन एनालाइज डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन देन इवैल्यूएशन। तो अब इवैल्यूएशन फेज के दौरान कौन सा इवैल्यूएशन मॉडल हमें अपनाना है? कौन सा है? जवाब दीजिए। ओके, टाइम आपका पूरा हुआ।
तो आप सबने सुना होगा किर्कपैट्रिक के इवैल्यूएशन मॉडल के बारे में, तो यही हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, किर्कपैट्रिक का इवैल्यूएशन मॉडल यहाँ पे एडी प्रोसेस के अंदर अपनाया जाता है। कौन से फेज के अंदर? हमारे इवैल्यूएशन फेज के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ओके, अराउंड 1 आवर हम वैसे भी हो चुके हैं। तो देखिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? विच फेस ऑफ एडी डील्स विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव। अब एडी का कौन सा फेस है जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से डील करता है? तो ऑप्शन है आपके पास एनालाइज फेज, डिजाइन फेज, डेवलपमेंट फेज या फिर इवैल्यूएशन फेज। तो जवाब दीजिए, 10 सेकंड का टाइम है आपके पास। ओके, 10 सेकंड आपके पूरे हुए। तो भैया वो कौन सा फेस है, कौन सा फेस है ऐसा जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को डील करता है? तो वो कौन सा है? डिजाइन फेस। और जब आप बना रहे हो ना, डिजाइन कर रहे हो किसी इंस्ट्रक्शन को, ठीक है, इंस्ट्रक्शन को डिजाइन कर रहे हो आप, तो क्या करोगे? जब डिजाइन कर रहे हो तो देखोगे ना क्या क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे, क्या क्या असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हमारे, कौन कौन सी एक्सरसाइज है, कौन कौन सा कंटेंट है, कौन कौन से सब्जेक्ट मैटर है हमारे पास, कौन कौन से लेसन है, लेसन की प्लानिंग कैसे करनी है, कौन कौन से मीडिया है, किसके द्वारा हम बताने जा रहे हैं उसको। ये कौन सा हुआ? डिजाइन फेज। ठीक है, डिजाइन फेज के हम अंदर क्या करेंगे? लर्निंग ऑब्जेक्टिव से डील करेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है ना, द डिजाइन फेज डील विद लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। और बैकग्राउंड नॉइज को इग्नोर कीजिए क्योंकि ट्रैफिक यहाँ पे रहता ही है। ओके, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए। तो आंसर की मैंने अलग अलग सेपरेट यहाँ दे दी है, सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट दोनों की आंसर की दे दी है। तो उससे पहले हम फिनिश करें, एक इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको बताऊं कि जो हमारी साइट है उस पे जाकर आप ट्रेनिंग मैथोलॉजी के मॉक टेस्ट उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, लगभग 26 से 27 ऐसे मॉक टेस्ट है जिनको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आप डेली डेली भी करोगे एक, तो आपकी एग्जाम तक आपकी तैयारी हो जाएगी। उसके साथ साथ ड्राफ्टमैन सिविल, सीएसए, कोपा या फिर हमारी जो कॉस्मेटोलॉजी है उनके भी मॉक टेस्ट अवेलेबल, आप साइट पे चेक कर सकते हो। उसके साथ साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप जुड़ सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा सके, एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। तो इस वीडियो जो ये पीडीएफ है इसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उसके अंदर भी मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ओके, तो थैंक यू ऑल, बाय बाय। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, कमेंट में आप पूछिए, मैं आपका आंसर दूंगा। साथ ही साथ कल सुबह 10 बजे हम एक डाउट सेशन रखेंगे, जैसे हम डेली रखते हैं। डाउट सेशन होगा सुबह 10 बजे। इन 20 क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपको, आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो थैंक यू ऑल, बाय बाय।